नमस्कार। जैसे कि हम पिछली वीडियो में कॉल मार्क्स पर अध्ययन कर रहे थे, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज के इसी लेक्चर में मार्क्स का इतिहास की आर्थिक व्याख्या या आर्थिक नीतिवाद के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। मार्क्स की विचारधारा के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की भांति ही इतिहास की आर्थिक व्याख्या या आर्थिक नीतिवाद का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है। वास्तव में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को सामयिक विकास के संदर्भ में प्रयुक्त करना इतिहास की आर्थिक व्याख्या है। इतिहास का अर्थ घटनाओं का सच्चा, तथ्यपरक और क्रमबद्ध वर्णन है। संत ऑगस्टाइन ने कहा था कि बड़े बड़े राज्य भगवान की इच्छा से बनते हैं और बिगड़ जाते हैं। हीगल पादरी होने के नाते यह मानता है कि ईश्वर इतिहास की रचना करता है और इतिहास ईश्वर की जीवनी है। मार्क्स के अनुसार मनुष्य जीवित रहना चाहता है, इसलिए वो उत्पादन के साधनों का आविष्कार करता है। अतः उत्पादन के साधन और उत्पादन के संबंध ही घटनाओं को जन्म देते हैं और उन्हीं के वर्णन को इतिहास कहते हैं। इतिहास किसी राजा या रानी, किसी युद्ध या क्रांति, किसी सेनापति की कहानी नहीं है। इतिहास की रचना दो तत्वों यानी कि उत्पादन के साधन और उत्पादन के संबंध से होती है, जिसमें से हम पहले बात करते हैं उत्पादन के साधन पर, यानी कि मनुष्य वस्तुओं का उत्पादन जीवित रहने के लिए करता है। इसलिए जमीन या भूमि, पानी या पर्यावरण, हल, बैल, औजार, तकनीकी मशीनें, यह सब उत्पादन के साधन कहलाते हैं। अब बात करते हैं उत्पादन के संबंधों की, यानी कि कुछ लोग उत्पादन के साधनों के स्वामी बन जाते हैं। बहुत से लोग अपनी मेहनत बेचकर उन साधनों पर काम करते हैं। इसलिए स्वामी व सेवक दो विरोधी वर्ग बन जाते हैं। जैसे जैसे उत्पादन के साधनों में परिवर्तन होता है, वैसे वैसे उत्पादन के संबंध भी बदल जाते हैं। कभी जमींदार वे किसान होते थे, तो अब पूंजीपति वे मजदूर होते हैं। जब हाथ से चक्की चलती थी तो सामंतीवाद था, अब भाप से चक्की चलती है तो पूंजीवादी समाज है। मार्क्स ये मानते हैं कि भौतिक शक्तियाँ घटनाओं को जन्म देती है और उनके क्रमबद्ध वर्णन को इतिहास कहते हैं। अतः अर्थशास्त्र इतिहास की रचना करता है, इसलिए इसे आर्थिक नीतिवाद भी कहते हैं। मार्क्स के विचार में इतिहास की सभी घटनाएं आर्थिक अवस्था में होने वाले परिवर्तनों का परिणाम मात्र है और किसी भी राजनीतिक संगठन अथवा उसकी न्याय व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके आर्थिक ढांचे का ज्ञान नितांत आवश्यक है। मानवीय क्रियाएं, नैतिकता, धर्म ये राशिता से नहीं वरन केवल आर्थिक तत्वों से प्रभावित होती है। मार्क्स कहते हैं कि उत्पत्ति के सिद्धांत का निरंतर विकास होता रहता है। वे गतिमान और परिवर्तनशील है और उनकी परिवर्तनशीलता का ही यह परिणाम होता है कि हमारे जीवन यापन के ढंग में परिवर्तन होता रहता है। मार्क्स ने अपने इस आर्थिक व्याख्या के आधार पर अब तक की और भावी मानवीय इतिहास की 6 अवस्थाएं बताई हैं। उत्पादन के साधनों के आधार पर बदलने वाले समाज के इतिहास को मार्क्स ने 6 युगों में बांटा है, जिसमें से पहला है आदिम साम्यवादी अवस्था, यानी कि सबसे पहले जो समाज बना उसमें लोग मिलजुल कर कबीलों में रहते थे, साथ साथ घूमते थे। सामाजिक विकास की इस पहली अवस्था में उत्पादन के तरीके बहुत सरल थे। पत्थर के औजार और धनुष बाण उत्पादन के मुख्य साधन थे और शिकार करना, मछली मारना तथा वनों से कंदमूल एकत्रित करना उनका मुख्य व्यवसाय था। भोजन प्राप्त करने और जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए सामूहिक शक्ति जरूरी भी थी। इसीलिए मनुष्य झुंड बनाकर साथ साथ रहते थे। इस अवस्था में उत्पादन के साधन समस्त समाज की सामूहिक संपत्ति हुआ करते थे। इस अवस्था में न निजी संपत्ति थी, न विवाह प्रथा और न परिवार। सब समान थे, कोई किसी का शोषण करने की स्थिति में नहीं था। इसीलिए मार्क्स के द्वारा इसे साम्यवादी अवस्था कहा गया है। अगली अवस्था है दास अवस्था,
लेकिन धीरे धीरे भौतिक स्थिति में परिवर्तन हुआ। अब व्यक्ति खेती और पशुपालन करने लगे और दस्तकारियों का उदय हुआ। इससे समाज में निजी संपत्ति के विचार का उदय हुआ और श्रम विभाजन भी उठ खड़ा हुआ। जिन व्यक्तियों के द्वारा उत्पादन के साधनों जैसे कि भूमि आदि पर अधिकार कर लिया गया, वे दूसरे व्यक्तियों को अपना दास बनाकर उनसे बलपूर्वक काम कराने लगे। इस प्रकार से आदिम समाज की स्वतंत्रता और समानता समाप्त हो गई। समाज स्वामी और दास के दो अलग अलग वर्गों में विभाजित हो गया और शोषण प्रारंभ हुआ। इसी प्रकार से अगली अवस्था है सामंती अवस्था, यानी कि अब उत्पादन के साधनों में और उन्नति हुई। लोहे के हल और करघे आदि का चलन हुआ और कृषि, बागवानी तथा कपड़ा बनाने के उद्योगों का विकास हुआ। उत्पादन के इन साधनों के सफल प्रयोग के लिए जरूरी था कि श्रमिक अपना कार्य रुचि और योग्यता के साथ करे। अतः दास प्रथा के स्थान पर नवीन प्रकार के उत्पादन संबंध कायम हुए, जो कि सामंती व्यवस्था के नाम से जाने जाते हैं। इस सामंती व्यवस्था के अंतर्गत सामंत समस्त भूमि आदि उत्पादन साधनों के स्वामी होते थे, किंतु भूमि पर खेती और दस्तकारियों का कार्य किसान और श्रमिक करते थे। किसानों पर सामंतों का नियंत्रण दास प्रथा की तुलना में अपेक्षाकृत कम था, किंतु इस अवस्था में भी शोषण इतना ही भयंकर था जितना कि दास अवस्था में। इस अवस्था में शोषकों और शोषितों का संघर्ष निरंतर चलता रहा। इसी प्रकार से मानवीय इतिहास की अगली अवस्था है पूंजीवादी अवस्था, यानी कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति हुई, जिसने कि उत्पादन के साधनों में आमूल परिवर्तन कर दिया। इस अवस्था में पूंजीपति उत्पादन के साधनों का स्वामी होता है, लेकिन वस्तुओं के उत्पादन का कार्य श्रमिकों द्वारा किया जाता है। वस्तुओं का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है और श्रमिक इस अर्थ में तो स्वतंत्र होते हैं कि पूंजीपति उन्हें बेच और खरीद नहीं सकते, किंतु श्रमिकों के पास उत्पादन के साधन न होने के कारण उनकी वास्तविक स्थिति दासों से अच्छी नहीं होती और वे पूंजीपतियों के भयंकर शोषण के शिकार होते हैं। इस शोषण के परिणाम स्वरूप दो वर्गों, बुजुर्ग शोषक और सर्वहारा शोषित वर्ग के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचकर पूंजीवाद को समाप्त कर देती है। मार्क्स का कहना है कि पूंजीवादी युग के उत्पादन संबंधों के अनुरूप ही इस युग की राजनीतिक व्यवस्था, नैतिकता, कला, साहित्य और दर्शन होता है। मानवीय इतिहास की अगली अवस्था है सर्वहारा के अधिनायकत्व की अवस्था। मार्क्स का मानना है कि पूंजीवादी अवस्था में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार प्रतिक्रिया होगी और उसके परिणाम स्वरूप ऐतिहासिक विकास की 5वीं अवस्था आएगी। इस युग में श्रमिक वर्ग उत्पादन के समस्त साधनों पर अधिकार करके पूंजीवाद का अंत कर देगा और श्रमिक वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित हो जाएगा। पूर्व अवस्थाओं और इस अवस्थाओं में अंतर केवल यह होगा कि दास अवस्था, सामंतवादी अवस्था और पूंजीवादी अवस्था में तो अल्पमत वर्ग बहुमत वाले श्रमिक वर्ग का शोषण करता है, लेकिन इस अवस्था में बहुमत श्रमिक वर्ग के द्वारा पूंजीवादी वर्ग के अवशेष तत्वों के विरुद्ध राज्य शक्ति का प्रयोग करके उसे पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा। अगली अवस्था है साम्यवादी अवस्था, यानी कि पूंजीवादी तत्वों के पूर्ण विनाश के पश्चात मानवीय इतिहास की अंतिम अवस्था, यानी कि साम्यवादी अवस्था या राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की अवस्था आएगी। मार्क्स द्वारा इस साम्यवादी अवस्था का विस्तार के साथ चित्रण न करके उसके केवल 2 लक्षण बताए गए हैं। पहला है कि यह समाज राज्य विहीन और वर्ग विहीन होगा। इसके अंतर्गत शोषक और शोषित इस प्रकार के 2 वर्ग नहीं, वरन केवल एक वर्ग, श्रमिकों का वर्ग होगा। राज्य एक वर्गीय संस्था है, अतः वर्ग विहीन समाज में राज्य स्वयं ही लुप्त हो जाएगा। दूसरी है कि इस समाज के अंतर्गत वितरण का सिद्धांत होगा, जैसे कि प्रत्येक अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करे और उसे आवश्यकता के अनुसार प्राप्त हो।
इस प्रकार से मार्क्स के द्वारा इतिहास की आर्थिक व्याख्या की गई है। इसमें बताया गया है कि सामाजिक जीवन के परिवर्तन ईश्वर की इच्छा अथवा महापुरुषों के विचारों और कार्यों के परिणाम नहीं होते और न वे संयोगवश होते हैं। वे सामाजिक विकास के निश्चित नियम हैं। प्रत्येक युग की समस्त सामाजिक अवस्था पर उसी वर्ग का आधिपत्य होता है जिससे कि उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व प्राप्त हो। समस्त सामाजिक व्यवस्था उत्पादन स्थिति और उत्पादन के साधनों पर निर्भर करती है। उत्पादन स्थिति में परिवर्तन हो जाने पर विद्यमान राज्य शोषक वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता, इसीलिए राज्य की प्रकृति में ही परिवर्तन हो जाता है। वर्ग संघर्ष मानवीय इतिहास की कुंजी है और दास युग से लेकर श्रमिक वर्ग के अधिनायक तक वर्ग संघर्ष ने सामाजिक व्यवस्थाओं को परिवर्तित करने का कार्य किया है। लेकिन साम्यवादी युग में वर्ग विहीन समाज की स्थापना से वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। मार्क्स अपने इतिहास की आर्थिक व्याख्या के आधार पर पूंजीवाद के अंत और साम्यवाद के आगमन की अवश्यम भावना व्यक्त करता है। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।